हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आपकी क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे थे स्पेशल बीएसए स्टेट के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन की आपकी जो क्लासेज कुछ हो चुकी हैं, उनको आप जाकर यूट्यूब चैनल के वीडियो सेशन में देख सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी क्लास, जो 200 क्वेश्चन आपके चल रहे थे उनमें से। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। तो इसमें आपका पूछा गया है, और अगर आप अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हम पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर बस आपके लिए स्पेशल टीचर यानी बीएसए स्टेट के लिए क्लासेज लाई जा रही हैं। क्योंकि इस पे ज़्यादा कोई यूट्यूब पर बीएसए स्टेट की क्लासेज नहीं चला रहा था, कोई भी नहीं पढ़ा रहा था। तो हमने सोचा कि हम ही आपके लिए ये क्लासेस स्टार्ट करें ना, बीएसए स्टेट के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी अपने दोस्त हैं जो भी बीएसए स्टेट स्पेशल टीचर की बिहार में वैकेंसी आई उन्हें तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। क्योंकि वो लोग भी खोज रहे होंगे कि हम बीएसए स्टेट के लिए तैयारी कहाँ से करें, कैसे पढ़ाई करें। तो उन सबके लिए ये एक रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर आप साथ के साथ कमेंट में देते जाइए इनका। तो दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है दृष्टि दोष के नाम से? तो ये दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? दृष्टि दोष के नाम से, दृश्य दोष के नाम से, या दृश्य विकार के नाम से? बताइए, आंसर दीजिएगा। और साथ के साथ अगर कोई क्वेश्चन आप पे नहीं आता है तो उसे अपने पेन कापी हाथ में लेके बैठिएगा, साथ के साथ लिखते जाइए, है ना। तो ये होगा आपका, क्या होगा इसका आंसर बताइए? ये होगा आपका उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो और अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और अपने सभी दोस्त जो भी बीएसए स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो को ज़रूर भेज देना। ये क्वेश्चन है आपका, आंशिक रूप से अंधे वे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। कैसी होती है? अगर कोई व्यक्ति है जो वह आंशिक रूप से अंधा यानी उसे कम दिखाई देता है थोड़ा, तो उसकी जो दृष्टि दोष होगा वो तीक्ष्णता होगी, कितनी होगी? 20/20 होगी, या 20/60, या 20/70, या 20/19? कितनी होगी बताइए, आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो उसकी होगी आपकी 20/70। सी ऑप्शन है इसमें आपका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता, जिसे आमतौर पर निकट दृष्टि दोष या अदूरदर्शी कहा जाता है, कौन सा होगा? रतौंधी के रूप में जाना जाएगा, या मायोपिया के रूप में जाना जाएगा, या सुरंग दृष्टि के रूप में जाना जाएगा, या रंग अंधापन के रूप में जाना जाएगा? क्या होगा इसमें आपका आंसर सही? तो ये होगा आपका मायोपिया के नाम से इसे जाना जाएगा, है ना। तो दूर की वस्तुएं अगर किसी को स्पष्ट दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम है, जिसे निकट दृष्टि उसके नाम से जाना जाता है, वो होगा मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को बनाने में बहुत टाइम लगता है आपके लिए। कई 4 से 5 घंटे हम मेहनत करते हैं जब ये क्वेश्चन लेके आते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी इन रामायण क्वेश्चनों को देख सकें, क्योंकि ये सीधे के सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं ना। नेक्स्ट है, दुनिया भर में अंधेपन के सबसे आम कारण क्या है? जो दुनिया भर में जो अंधेपन के सबसे आम कारण होते हैं कौन से? मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, या उम्र से संबंधित धब्बेदार अधपतन, या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसमें 44 नंबर का आंसर? बताइएगा कौन सा सही होगा। दुनिया भर में जो अंधेपन का सबसे आम कारण हो गया है वो मोतियाबिंद हो गया है, सही बात। ग्लूकोमा और उम्र से संबंधित जो धब्बे और अधपतन हो जाता है ये भी है। तो इसमें आपके
सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता जिसे आमतौर पर दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है, क्या होगा। हाइपरोपिया के रूप में जाना जाता है, या रेटिनाइटिस पिगमेंटसा के रूप में जाना जाता है, या एब्लियोपिक के रूप में जाना जाता है, या मोतियाबिंद के रूप में जाना जाता है। क्या होगा इसका आपका आंसर, बताइए। 45 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसे जाना जाता है हाइप्रोपिया के रूप में। किसके रूप में, हाइप्रोपिया के रूप में जाना जाता है, जो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता होती है उसे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। दृश्य विकार से सबसे प्रमुख पहचान है, जो दृश्य विकार की सबसे प्रमुख पहचान है वह कौन सी है। केस हिस्ट्री, अवलोकन, या मनोवैज्ञानिक परीक्षण, या रोगी का साक्षात्कार। कौन सी होगी दृश्य की सबसे प्रमुख पहचान, बताइएगा। 46 नंबर का आंसर। अगर कोई दृष्टिबाधित बालक है या बच्चा है, उसे दिखाई नहीं देता है, तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि उसे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इसकी करेंगे अवलोकन के माध्यम से, उससे जानेंगे समझेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेत्र चार्ट जिसका उपयोग श्रव्य तीक्ष्णता को मापने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है श्रव्य तीक्ष्णता को मापने के लिए। स्नेलन चार्ट, या सेलर चार्ट, या स्केलेन चार्ट, या स्नेटल चार्ट, किसका उपयोग किया जाता है, बताइएगा। आंसर जरूर देते जाइए साथ के साथ। तो इसमें होगा आपका 47 नंबर में। और हमारे भाई कुछ पेपरों की पूछ रहे थे कि ये पेपर कब होंगे सर, पेपरों की बताइएगा भाई बन। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी भाई इन पेपरों की ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, बीएसएस टेट के, बिहार स्पेशल टीचर की, तो वो टेंशन ना लें। आपके जो पेपर हैं वो जल्द से जल्द कराए जाएंगे। इनकी संभावना है आपकी मार्च तक जा सकती है, क्योंकि मार्च में होने की संभावना बता रहे हैं पेपरों की। क्योंकि अगर कोई भी पेपर होता है तो सबसे पहले उस पेपर का नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन की में डेट आ जाती है। डेट आने के बाद आपका जो सेंटर अलॉटमेंट होता है कि आपका सेंटर उस जगह पर आए, वो 10 दिन पहले होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर फरवरी में होता अगर आपका पेपर, तो अब तक आपके सेंटर और पेपर की डेट फिक्स हो जाती। तो 10 से 15 दिन पहले हो जाती है यह चीज़। तो आराम से आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर मार्च तक जाने की संभावना है ना। तो ये होगा आपका आंसर। इसका क्या होगा बताइए। ये होगा स्केलेन चार्ट। क्या होगा, स्केलेन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा रोके जा सकने वाले बचपन के अंधेपन का प्रमुख कारण है। यानी जो बचपन में कोई बालक है उसमें अंधापन बढ़ता जा रहा है, उसके नेत्रों, आँखों की जो रोशनी है, नेत्र रोशनी वह कम होती जा रही है। तो उसे कैसे रोका जा सकता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। आयोडीन की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, या प्रोटीन की कमी, किसी कमी से बढ़ता जा रहा है अंधापन, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो ये होगा आपका विटामिन ए की कमी से, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंधापन किसकी वजह से होता है। अगर कोई बच्चा है उसमें अंधापन के किसके कारण होगा, बताइएगा। ये ऑप्शन बौद्धिक हानि और आनुवंशिक उत्परिवर्तन के, या जन्म दोष और पोषण संबंधी कमियों के, या खराब जीवन स्थिति और निम्न सामाजिक आर्थिक के, या तेज रोशनी के संपर्क में आने से, किसके कारण होगा बच्चों में अंधापन, आंसर दीजिए। तो ये होगा आपका, ध्यान से क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन में ये पेपर में क्वेश्चन आता है यानी ये प्रश्न आता है तो ध्यान से पढ़कर उसका आंसर दीजिएगा,
तो ये होगा आपका जन्म दोष या पोषण संबंधी, बी ऑप्शन इस पर इसके कारण होता है ना, सही होगा। अगर पोषण की कमी है बालक में, उसे खान पान अच्छा नहीं दिया जा रहा है या फिर, तो उसमें अंधापन होने की संभावना है। जन्म दोष या जन्म से ही कोई दृष्टि दोष हो गया है तो उसकी वजह से होगा, या जन्म से उसे नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षणिक, यानी कि जो आंशिक रूप से दृष्टि दोष वाले बच्चे होते हैं उनके लिए किसका उपयोग शामिल किया जाएगा? 50वें में कौन सा आंसर होगा बताइएगा, का उपयोग शामिल किया जाएगा? तो विशेष शैक्षणिक व्यवस्था के काले के बजाय ए ग्रेड वाले हरे बोर्ड का उपयोग किया जाएगा, या साधारण पेंसिल और कागज का, या जो चकाचौंध की सीधी धूप में बैठना, या दीवारों का चमकीला रंग, किसका उपयोग किया जाएगा? 50वें नंबर में कौन सा सही होगा बताइएगा। तो इसमें होगा आपका ये ऑप्शन सही, ये यहाँ से है ये ऑप्शन, काले के बजाय ग्रे या हरे बोर्ड का उपयोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 51 नंबर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जो आपके लिए हम ये क्लासें ला रहे हैं, किसी और वैकेंसी की तैयारी नहीं करा रहे, ओनली हमारा पूरा फोकस इसी पर है, BSS स्टेट पर, स्पेशल टीचर पर, फिर भी अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारा मोटिवेशन डाउन होगा, फिर हमारा मन नहीं करेगा ना क्लास लाने का। और ये इतने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं जो सेम ऐसे के ऐसे ही पेपर में छपेंगे, है ना। तो ये नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण हानि को उस व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आराम से क्लासेज देखिए, और पहली बार है हाँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, भाई लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। श्रवण हानि को उस व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो, ए ऑप्शन होगा 10 dB की सीमा को सुनने के में सक्षम नहीं है, या 15 dB, या 25 dB, या 30 dB। बताइएगा कौन सा आंसर होगा इसमें? होगा आपका सी, 25 dB से जो कम सीमा में सक्षम होगा वह होगा, है ना। श्रवण सीमा को सुनने में सक्षम नहीं है, यानी 25 dB कोई बालक है उसकी श्रवण क्षमता को बताया गया है, सुनने की क्षमता को वो बताया गया है 25 dB। अगर इससे उस बालक की श्रवण क्षमता कम होती है तो वह सुनने में सक्षम नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ध्वनि का बिल्कुल भी पता लगाने में असमर्थ होता है, यानी ध्वनि का बिल्कुल भी पता लगाने में असमर्थ होता है और वह सुनने की पूरी कमी होती है, इसे कहते हैं। अगर कोई बालक या व्यक्ति है वह सुनने में उसमें पूर्णता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं सुन पाता है या उसे सुनाई नहीं देता है, तो वह कौन सी होगी? श्रवण हानि के नाम से जाना जाएगा, बहरापन, या श्रवण बाधिता, या गहरा बहरापन। क्या होगा इसमें? 52 ऑप्शन नंबर में क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी जिसे सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल भी बहरा है, तो वह गहरा बहरापन माना जाएगा। इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण हानि वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? जो श्रवण हानि वाले बच्चों की विशेषता नहीं है वह इनमें से कौन सी नहीं है? मौखिक निर्देशों का पालन करने में कठिनाई, या मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई, या स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थता, या अक्सर भाषा विलंब की डिग्री होगी। बताइए क्या होगा इसका आंसर 53 नंबर में? तो ये होगा आपका सुनने, स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थता, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि यही नहीं होगी। अगर कोई बालक श्रवण बाधित है, श्रवण हानि है, तो वह इसमें चलने का क्या मतलब हो गया, है ना। चलने का कोई मतलब ही नहीं होता। और मौखिक निर्देशों का पालन करने में कठिनाई, यानी कि कोई बोल रहा है उसे सुनने में कठिनाई हो रही है, सुन नहीं पा रहा है। अगर मौखिक व्यक्ति अगर सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कहाँ से, बोलना नहीं सीखेगा। अक्सर भाषा विलंब में डिग्री होना, ये सभी हो जाएंगे और ये नहीं होगा, है ना, सी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपार्जित कारणों से किसी भी उम्र में श्रवण हानि हो सकती है? कौन से उपार्जित कारणों से हो सकती है? जैसे जन्म के समय वजन कम होना श्रवण हानि का कारण हो सकता है, या जन्म के समय यानी कि श्वास अवरोध, या जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी हो, या श्वास अवरोध है, या मेनिंजाइटिस, या खसरा, या कंठमाला सहित संक्रमण रोग, या गर्भावस्था के दौरान मातृ संक्रमण। किसके कारण बच्चों को श्रवण हानि हो सकती है? बताइए, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? तो ये होगा मेनिंजाइटिस, खसरा और कंठमाला सहित संक्रमण रोग। सी ऑप्शन सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण हानि का संभावित संकेत नहीं है? कौन सा नहीं होगा श्रवण हानि का संभावित संकेत? जानकारी को बार बार दोहराने के लिए कहना, स्कूल और घर में हमेशा झगड़ा होना, या निर्देशों या अनुदेशों का पालन और कठिनाई करना, या वाणी और भाषा के विकास में कमी या देरी। क्या होगा 55 नंबर का आंसर? बताइएगा। तो ये होगा हमेशा, कौन सा होगा? श्रवण हानि का संकेत नहीं होगा पूछ रहा है इसमें, है ना, नेगेटिव पूछ रहा है। तो जानकारी को बार बार दोहराने को कहना, या स्कूल को घर से हमेशा झगड़ा, यानी कि इसमें यही लग रहा है, ये बी ऑप्शन इसमें आपका होगा, है ना। 55 नंबर में बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, इनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को 2-3 बार बिल्कुल चेक करके अच्छी तरह लाया जाता है। श्रवण हानि आंशिक रूप से अज्ञात हो सकती है क्योंकि यह तुरंत दिखाई नहीं देती, या यह समय के साथ विकसित हो सकती है, या शुरुआत में यह हल्का और हो सकता है पर किसी का ध्यान न गया हो, या उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर होगा इनमें से? 56 नंबर का आंसर कौन सा होगा, बताइएगा। इसमें होगा आपका 56 नंबर में डी ऑप्शन सही होगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप अपनी जो भी भाई हैं पेपर की टेंशन कर रहे हैं वो टेंशन ना लें, पेपर तो अपने समय से आ जाएगा, बस आप अपनी तैयारी को पूर्ण रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी में कमी होगी, वैसे तो इसमें 75 नंबर है, आसानी से आ जाएंगे, अगर आप हमारी इन वीडियो को भी देख लेते हैं तो आसानी से पास हो जाएंगे। चलिए, यदि श्रवण हानि का पता नहीं चल पाता है तो इसके परिणाम स्वरूप छात्रों को क्या होता है? बौद्धिक विकलांगता का सामना करना पड़ता है, या पर्याप्त शैक्षणिक नुकसान होते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी आती है, या सामाजिक अपराध होता है। क्या होता है? 57 नंबर का आंसर क्या होगा, सही बताइएगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन सही, पर्याप्त शैक्षणिक नुकसान। यदि श्रवण हानि का पता नहीं चलता है, यदि कोई बालक है तो उसे श्रवण हानि है, या वो बहरा है उसका पता नहीं है और हम उसे पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें पर्याप्त शिक्षा का नुकसान होगा, क्योंकि वह सुनेगा नहीं तो सीखेगा ही नहीं, उसकी समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो यही होगा इसमें आपका आंसर। और बौद्धिक विकलांगता का सामना पड़ सकता है, ये तो हो जाएगा, यानी कि जे ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें आंसर होगा आपका। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं में आवर्धन लेंस और बड़ी मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं, या परिवहन और भौतिक चिकित्सा शामिल है, या श्रवण यंत्र और श्रवण दृश्य श्रव्य साधन शामिल है, या डी ऑप्शन है विशेष शौचालय और बैसाखी शामिल है। क्या होगा श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं में शामिल कौन कौन सी चीज़ें होंगी? इनमें से आवर्धक लेंस और बड़ी मुद्रित पुस्तकें शामिल होंगी, ये तो होंगी, ये बात तो सही है। और परिवहन और भौतिक चिकित्सा ये भी होगा, क्योंकि बच्चा परिवहन उसे ले जाएंगे तो उसे चिकित्सा में दिखाएंगे चिकित्सालय में कि श्रवण बाधित कैसी हानि है, क्या है। और विशेष शौचालय और बैसाखी, ये सभी तो सुविधाएं होनी चाहिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय में, है ना। और श्रवण यंत्र और दृश्य श्रव्य साधन,
सुविधाओं में, यानी कि इनमें ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छी जो सुविधाएं होगी वो कौन सी होनी चाहिए श्रवण बाधित बालक के लिए। जो श्रवण बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं में सबसे उपयुक्त यानी कि सर्वाधिक उसके लिए उपयोगी जो भी सुविधाएं हैं उनमें कौन सी होगी इनमें से। आंसर दीजिएगा कि होगी आपके श्रवण यंत्र और दृश्य श्रव्य साधन। अगर बालक है कोई, उसे हम पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो श्रवण बाधित है तो उसे श्रवण यंत्र की आवश्यकता होगी। उसे श्रवण यंत्र दिलाया जाएगा जिससे वह उसकी थोड़ी बहुत श्रवण क्षमता बची हुई है उससे वह सीख सके। और दृश्य श्रव्य साधन यानी कि उसे दिखाकर चित्र बना के अच्छी से समझाएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, है ना। ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इतनी मेहनत हम बस आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपका पेपर पास हो जाए, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा। बधिर छात्रों के लिए शिक्षा अधिकतर होती है, जो बधिर छात्र होते हैं उनके लिए शिक्षा कैसी होती है, मौखिक एवं मैनुअल पद्धति से होती है या ब्रेल का उपयोग होता है। बधिर मतलब जो गूंगे बहरे होते हैं उनके बधिर कहता है। ब्रेल का उपयोग है साधारण व्याख्यान विधि या फिजियोथेरेपी। इसमें कौन सा आंसर होगा आपका 59 नंबर में बताइएगा, 59 में। तो ये होगा आपका मौखिक और मैनुअल पद्धति से शिक्षा होगी। जो भी बधिर बालक होंगे तो उन्हें मौखिक और मैनुअल पद्धति से शिक्षा दी जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेल अंधों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि का। और साधारण व्याख्यान विधि ये अच्छी तरह सुन सकेगा उनके लिए। फिजियोथेरेपी ये फिजियोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों का शैक्षणिक कार्यक्रम है। जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनका शैक्षणिक कार्यक्रम है, ये उनके अनुसार भिन्न हो सकता है। श्रवण हानि के कारण हो सकता है, या श्रवण हानि की डिग्री से हो सकता है, या श्रवण हानि के लक्षण हो सकते हैं, या बच्चों की उम्र में हो सकते हैं। श्रवण बाधितों का शैक्षणिक कार्यक्रम किसके अनुसार होगा बताइएगा। 60 नंबर का आंसर क्या होगा। ए नंबर उनसे भिन्न हो सकता है श्रवण हानि के कारण। श्रवण बाधित बालकों का शैक्षणिक कार्यक्रम या श्रवण हानि की डिग्री या श्रवण हानि के लक्षण या बच्चे की उम्र क्या होगा। तो ये होगा आपका बी ऑप्शन, श्रवण हानि की डिग्री। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको दिख ही गया होगा, चलिए फिर भी। वाणी दोष अधिकतर है श्रवण हानि के परिणाम से होती है, या कटा हुआ तालु से होती है, सेरेब्रल फंक्शन से होती है, या उपरोक्त सभी से होती है। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो जो वाणी दोष होता है वह अधिकतर श्रवण हानि के परिणाम से भी होता है। कटे हुए तालु से भी वाणी दोष हो सकता है, क्योंकि बालक कटा हुआ तालु होगा तो बोलने में तोतला के बोलेगा। सेरेब्रम फंक्शन से भी हो सकता है ना, तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 80 क्वेश्चन, आज भी 200 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन लाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण कठिनाइयों का प्रकार नहीं है। कौन सा भाषण होगा जो कठिनाइयों का प्रकार नहीं होगा। विलंबित भाषण नहीं होगा, या स्वर विकार नहीं होगा, या अच्छी अभिव्यक्ति या अकलाना। कठिनाई का प्रकार जो भाषण बोलने में कठिनाई का प्रकार नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा 62 नंबर में बताइएगा। अगर कोई बालक अच्छी तरह अभिव्यक्ति करना जानता है, अच्छी तरह बोल सकता है, तो उसे भाषण यानी बोलने में क्या कठिनाई हुई, तो यही नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे, है ना। ये तीनों हो जाएंगे, अकलाना, स्वर विकार और विलंबित, और यही नहीं होगा। नेगेटिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकलाने और अकलाने का प्रमुख कारण है। अकलाने यानी कि तुतला कर कोई बालक बोलता है तो उसका प्रमुख कारण क्या होगा। मस्तिष्क प्रांत स्थिरता और न्यूरोमस्कुलर समन्वय, या जन्म दोष, या मुंह और होठों में शारीरिक दोष, या एनीमिया। क्या होगा 63 नंबर में बताइएगा। तो ये होगा आपका ये ऑप्शन, मस्तिष्क प्रांत और न्यूरोमस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाणी दोषों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जो वाणी दोष है उसकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया है उसमें किसका उपयोग नहीं किया जाता है? क्लार्क चित्र का या बोस्टन विश्वविद्यालय भाषण ध्वनि भेदभाव चित्र का या अनमोस और अमोस पूर्ण रेंज चित्र शब्दावली का या स्टैनफोर्ड ब्रिटेन इंटेलिजेंस टेस्ट का किसका उपयोग नहीं किया जाता है? 64 नंबर का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसमें होगा आपका स्टैनफोर्ड ब्रिटेन इंटेलिजेंस टेस्ट, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक् विकार की विशेषताओं में से एक है जो बोलने की संबंधी समस्या होती है, उसकी विशिष्टताओं में से एक क्या होगा? स्पष्ट आवाज़ से बोलना, ये नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव है। या बात करते समय बार बार रुकना, या विभिन्न शब्दावली का उपयोग करने में आसानी, या भाषण करने में बिल्कुल झिझक नहीं, क्या होगा बताइए, आंसर दीजिएगा। 65 नंबर का आंसर, ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बताइएगा 65 का आंसर क्या होगा। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, क्या होगा, बात करते समय रुकना या अकलाना। ये तो वाक् विकार यानी बोलने की समस्या हो जाएगी, और बाकी ये तीनों नहीं होगी, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सी समस्या होगी, वो ये हो जाएगी, है ना। ये बी ऑप्शन सही होगा और बाकी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक् विकार की पहचान है क्या है? स्क्रीनिंग परीक्षा, निदान वाक् सुधार के लिए चयन, या स्क्रीनिंग परीक्षा, वाक् सुधार चिकित्सा, शब्दावली परीक्षण, या टॉक थेरेपी, स्क्रीनिंग परीक्षण थेरेपी, या वाक् चिकित्सा श्वसन नियंत्रण निदान, क्या होगा? 66 नंबर का आंसर बताइए। तो ये होगा आपका ये ऑप्शन, स्क्रीनिंग परीक्षा या निदान वाक् सुधार के लिए चयन, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और रह गए बस, 14-15। स्पीच थेरेपी की भूमिका है क्या? स्पीच थेरेपी की भूमिका बच्चों की शब्दावली में सुधार करना, या सही उच्चारण, या आवाज़ और अभिव्यक्ति में अक्षमताओं को दूर करना। स्पीच थेरेपी की भूमिका क्या होगी बताइए। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी स्पीच थेरेपी की हो जाएगी। बच्चों की शब्दावली में सुधार करना, अगर बच्चे बोलने में समस्या है तो उसमें सुधार करना, या सही उच्चारण करवाना, और आवाज़ या अभिव्यक्ति में कोई समस्या है तो उसे भी सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वाणी विकार के मामले में एक महत्वपूर्ण पहला कदम यह पता लगाना है कि बच्चे को रोग हो सकता है, बहरापन हो सकता है, या नखरे हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है। क्या ऑप्शन होगा इसमें? 68 नंबर का कौन सा सही होगा? वाणी विकार के मामले में एक महत्वपूर्ण पहला कदम होगा बहरापन, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण हानि बहरेपन को ही बोलते हैं ना। बोलने में पूर्ण असमर्थता कहलाती है, बोलने में जो पूर्ण असमर्थता होती है क्या कहलाती है? कर्कश आवाज़, हकलाना, गूंगापन, या अव्यवस्था, क्या कहलाती है? पूर्ण असमर्थता होगी। अगर कोई बालक है वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है तो वह क्या कहलाएगी? सी ऑप्शन, गूंगापन, यानी वो गूंगा होगा जो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकलाना में बोल सकता है, तुतला कर कर्कश आवाज़, उसकी आवाज़ में थोड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक् विकार और भाषा विचारों के बीच अंतर है, यह भाषा विकार की विशेषता है। वाक् ध्वनियों का असंगत उत्पादन, बोलने की तीव्र गति जिसमें बोलने की समस्या, मुश्किल हो जाना, या वाक् ध्वनि उत्पन्न करने में कठिनाई, या शब्द को समझने या शब्दों का उपयोग करने में सक्षम होने की कमी, क्या होगा इसका आंसर? 70 नंबर का बताइए। इसमें होगा शब्दों को समझने या शब्दों का उपयोग करने में सक्षम की जो सक्षमता है उसकी कमी, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगता किसी व्यक्ति की
जो शारीरिक विकलांगता होती है वह किसी व्यक्ति की सहन शक्ति की एक सीमा है। कौन सी सहन शक्ति की सीमा है? शारीरिक कार्यप्रणाली या गतिशील निपुणता या बौद्धिक कार्यप्रणाली की सीमा है या सामाजिकरण की सीमा है या तर्क की सीमा है। किसकी सीमा होगी? तो ये होगी आपकी 70 में ये ऑप्शन। शारीरिक प्रणाली, गतिशीलता, निपुणता या सहन शक्ति की एक सीमा है जो शारीरिक विकलांगता है। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 72 नंबर, 8 रह जाएंगे यहाँ से। अस्थि विकलांगता मुख्य रूप से संदर्भित करती है। जो अस्थि विकलांगता होती है वह दृष्टि के क्षेत्र की सीमा को संदर्भित करती है। हड्डियों या जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता को करती है और सामाजिक रूप से विकलांगता को करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? 72 नंबर का आंसर बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन हड्डियों और जोड़ों की मांसपेशियों विकलांगता को। वीडियो अच्छी लगी हो या लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ऐसे शेयर कर दीजिएगा, है ना। ज़रूर शेयर कीजिएगा 5-5 जितने भी आपके दोस्त BSS टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट है अस्थि-बाधित विकलांगता की स्पष्ट विशेषता। जो अस्थि-बाधित विकलांगता होती है उसकी विशेषता है क्या है? अनुकूलित प्रणाली में कमी है ऑप्शन, या अल्पकालिक स्मृति में समस्या, या धन और समय प्रबंधन और शैक्षणिक कौशल में कार्यक्रम उपयोग में कठिनाई, या शरीर की स्वतंत्र उद्देश्यपूर्ण शारीरिक गतिविधि में समस्या। क्या होगा आपका आंसर 73 नंबर का? बताइए। तो ये होगा आपका शरीर की स्वतंत्र उद्देश्यपूर्ण शारीरिक गति में सीमा, यानी डी ऑप्शन सही होगा जो अस्थि विकलांगता में स्पष्ट होगा। नेक्स्ट है सेरेब्रल प्लासी शब्द का प्रयोग दीर्घकालिक स्थिति में एक समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कौन से समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है? सामाजिक निर्णय और निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं, या शारीरिक गतिविधियों और मांसपेशियों का समन्वय, या भावनात्मक और व्यवहारिक विनयन या संचार शब्द क्षमता। किसका उपयोग किया जाएगा? 74 नंबर का आंसर कौन सा होगा? बताइएगा। जो सेरेब्रल प्लासी है उसका संबंध किससे होगा? सेरेब्रल प्लासी का संबंध होगा आपका शारीरिक गतिविधि और मांसपेशियों का समन्वय। बी ऑप्शन सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याएं शारीरिक विकलांगता या तो जन्मजात होती हैं, या फिर ए ऑप्शन पदार्थ और शराब के उपयोग के परिणाम से होती हैं, या भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी के परिणाम से होती हैं, चोट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल प्लासी ऑफ अंग विच्छेदन का परिणाम होती हैं, या फिर बौद्धिक हानि के परिणाम से होती हैं। किससे होती हैं? जो शारीरिक विकलांगता होती हैं और जन्मजात भी हो सकती हैं, किसकी वजह से होती हैं? 75 नंबर का आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही होगा सी, चोट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल प्लासी ऑफ अंग विच्छेदन के परिणाम से होती हैं। जो भी क्वेश्चन अगर इंग्लिश में थोड़ा आता है उसके शब्द होते हैं तो वो ज़्यादातर इंग्लिश वाला सही ही निकलता है 4 ऑप्शन में से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अस्थि-बाधित विकलांगों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जो अस्थि-बाधित विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा के लिए आवश्यक होगा परिवहन और विशेष शौचालय, चिकित्सा और पर्यवेक्षक और भौतिक चिकित्सा, व्हीलर चेयर और अन्य विशेष उपकरण, हेडफोन और लाउड स्पीकर। जो अस्थि-बाधित विकलांग बच्चे होंगे उनके लिए क्या आवश्यकता नहीं होगी? बताइए। परिवहन और विशेष शौचालय, चिकित्सक और पर्यवेक्षक और भौतिक चिकित्सा, या व्हील चेयर और अन्य विशेष उपकरण, या हेडफोन और लाउड स्पीकर। इसमें आपका आंसर होगा कौन सा होगा? डी ऑप्शन। हेडफोन और लाउड स्पीकर की जो अस्थि-बाधित चलने फिरने में समस्या है, उसकी कोई अस्थि टूटी हुई है हड्डी, तो स्पीकर और लाउड स्पीकर की उसे क्या आवश्यकता होगी? कुछ नहीं होगी। परिवहन शौचालय की आवश्यकता होगी, चिकित्सा और पर्यवेक्षक की आवश्यकता होगी, व्हील चेयर की आवश्यकता होगी, पर डी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, है ना। डी इसमें सही हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टबाधित बच्चों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? वे मन और शारीरिक गतिविधि में कोई समन्वय प्रदर्शित नहीं करते, उनका मोटर नियंत्रण या समन्वय खराब है, वे निर्देशों की उपेक्षा करते हैं, भ्रमित करते हैं या उनका अनुपालन करते हैं, या वे मूडी, उदास और सुस्त होते हैं। जो अष्टबाधित बच्चों की जो पहचान में कौन सा महत्वपूर्ण कारण है, बताइएगा इनमें से। अष्टबाधित बच्चे होंगे वे मूडी और उदास और सुस्त, ये नहीं होगा, नेगेटिव है। 77 का आंसर कौन सा होगा, बताइएगा। वे निर्देशों की उपेक्षा करते हैं, भ्रमित करते हैं, अनुपालन नहीं करते, ये नहीं होगा। उनका मोटर नियंत्रण समन्वय खराब होता है, यानी कि जो चलने फिरने में या उनका जो शारीरिक जो ढांचा होता है उसमें समस्या होती है, कोई हड्डी टूटी हुई है, मुड़ी हुई है, ऐसी कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसमें अपंग बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल नहीं है? आवासीय संस्थान, वर्गीकरण और पृथक्करण, नियमित स्कूल और अपंगों के लिए केंद्र, विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय। क्या होगा 78 नंबर का आंसर, बताइएगा। तो ये होगा आपका 78 का आंसर बी, त्वरण और पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। चारों तरफ जहाँ भी स्पेशल टीचर बनने के लिए बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, इतना शेयर कीजिएगा, है ना। अधिकांशतः अष्टबाधित बच्चे कौन से हैं? साधारण विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकने वाले, या विशेष विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले, या आवासीय संस्थान वर्ग, या गृह अनुदेशन। जो अष्टबाधित बच्चे होंगे कौन से होंगे, बताइएगा। 79 का आंसर ये होगा, साधारण विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अष्टबाधित बालक है तो उसे सुनने में या बोलने में या उसमें कोई समस्या नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसकी शारीरिक संरचना ही तो खराब है, तो उसे पढ़ने में साधारण स्कूल में क्या प्रॉब्लम, तो सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, और कल आपके फिर 40 क्वेश्चन लाए जाएंगे, ऐसे ही 200 क्वेश्चन ये करा दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं इनको, तो आपके पेपर में जो विशेष शिक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उनमें से एक भी गलत नहीं होगा, यहीं से सीधे छपने वाले हैं। एक नियमित स्कूल या विशेष स्कूल में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कुछ समायोजन होना चाहिए। विशाल कक्षाओं और चौड़े हॉलवे रैंप में, या व्हीलचेयर की आवाजाही के लिए लिफ्ट और चौड़े दरवाजे, या गैर फिसलन वाले फर्श और बेहतर शौचालय सुविधाएं उपयोग सभी। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा 80 नंबर का। तो इसमें आपका आंसर होगा डी ऑप्शन सही है ना, डी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।